हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एब्नॉर्मलिटी ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम की पहले नॉर्मल में बात करूं। ठीक है, ठीक है, एक्सरे में ले लेता हूं कोई भी। ठीक है, चलिए, तो चलिए ये एक्सरे मैंने ले लिया है ना। तो ये डायफ्राम आपका दोनों साइड में, दिस इज राइट हेमी डायफ्राम, दिस इज लेफ्ट हेमी डायफ्राम। ठीक है, तो सबसे चार चीज़ें अपने डायफ्राम में मेनली देखनी होती है। पहला, लेवल और पोजीशन ऑफ द डायफ्राम। तो एंटीरियर को काउंट करनी होती है, एंटीरियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो राइट साइड में मैंने बताया था जो जो मिड क्लेविकुलर लाइन आपकी होती है, क्लेविकल है यहाँ पे, ये मिड क्लेविकुलर लाइन से आप जाएंगे, जो डोम ऑफ द मैक्सिमम डोम ऑफ द डायफ्राम है वो उसकी पोजीशन अपन को मेनली देखनी होती है। ठीक है, तो डोम ऑफ डायफ्राम की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 5 हैंड अप टू 6 हैंड हाफ रिब। अब बोले सर हाफ रिब कैसे होगी, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 रिब आपकी कहाँ आ रही है, फिफ्थ रिब यहाँ पे आ रही है। डायफ्राम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे घूम रही है ना डायफ्राम, मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है वो देखनी है अपन को, तो यहाँ पे आ रही थी। डायफ्राम नहीं है, डायफ्राम का डोम तो यहाँ पे कहीं है, तो ये 6 रिब यहाँ पे आ गई, लेकिन सिर्फ से पूरी नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ तक आगे तो पूरी होती है। ठीक है, ऐसे घूम के पूरी होती है यहाँ तक, है ना। 6 रिब आधी आई तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 5 एंड हाफ रिब। ठीक है, तो ये 6 रिब आप बोल सकते हो क्योंकि लगभग आ गई है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पची हुई है, तो यहाँ पे आप 6 भी बोल सकते हो। तो ऑन एन एवरेज अपन को देखनी होती है 5 हैंड हाफ टू 6 हैंड हाफ रिब। अब लेफ्ट हेमी डायफ्राम जो होता है राइट हेमी डायफ्राम से थोड़ा नीचे होता है, कितना, 3 सेंटीमीटर बोल दो, या फिर 1 फिंगर बिट बोल दो, या फिर 1 इंटरस्कोर स्पेस की जो जो डिस्टेंस है उतना बोल दो, या 1 रिब की जो विंग का डायमीटर है, जो चौड़ाई है रिब की, उतना बोल दो। ठीक है, यूजुअली क्या बोला जाता है, 1 स्पेस नीचे होता है या 3 सेंटीमीटर नीचे होता है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे शेप की। तो डायफ्राम का शेप कैसे होता है, दिस इज डोम शेप, यहाँ पे एक डोम बना होता है। ठीक है, इधर भी एक डोम बना होता है, दिस इज डोम शेप। ठीक है, तो शेप में क्या हो गया, डोम शेप। कहाँ पे देखेंगे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। थर्ड होता है कंटूर। कंटूर का मतलब होता है जो ये है ना, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, तो कंटूर शुड बी स्मूथ, ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब है ना, कोई स्लिप्स आपको नहीं दिख रही, इसे इरेगुलर सा नहीं है, दिस स्मूथ कंटूर होना चाहिए, दिस स्मूथ कंटूर। और फोर्थ देखना होता है एंगल्स। तो एंगल्स कौन से होते हैं, कोस्टोफ्रेनिक एंगल राइट, कोस्टोफ्रेनिक एंगल लेफ्ट, कार्डियोफ्रेनिक एंगल राइट, कार्डियोफ्रेनिक एंगल लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे हार्ट आप देख सकते हो, इसको कार्डियोफ्रेनिक एंगल यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि कभी कभी यहाँ तक भी दिखता है तो चल जाएगा वो, तो कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अब लेफ्ट नीचे होता है, कारण मैंने बता चुका हूँ, ड्यू टू हार्ट लेफ्ट नीचे होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट हेमी डायफ्राम एंड गैस्ट्रिक बबल, डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट हेमी डायफ्राम एंड गैस्ट्रिक बबल जो यहाँ पे होता है, उसकी जो डिस्टेंस है यूजुअली लेस देन 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मोर देन 2 सेंटीमीटर मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जिसको अपन सब पल्मोनिक इफ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अबनॉर्मेलिटीज की। तो पहली अपन बात कर रहे हैं इलेवेशन ऑफ द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम ऊपर चला गया, और राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, लेफ्ट डायफ्राम या कहेंगे लेफ्ट हेमी डायफ्राम इज हायर देन द राइट हेमी डायफ्राम, और राइट हेमी डायफ्राम हायर देन द लेफ्ट हेमी डायफ्राम बाय मोर देन 3 सेंटीमीटर। यूजुअली क्या होता है, राइट हायर ही होता है, लेफ्ट नीचे होता है, लेकिन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। 3 सेंटीमीटर से ऊपर और ज़्यादा ऊपर है, तब आप सोचोगे कि हाँ कुछ ना कुछ पैथोलॉजी यहाँ पे हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैथोलॉजी राइट में हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं, क्या आप तो लेफ्ट नीचे चला गया हो, राइट में हो सकते हैं, क्या आप तो राइट ऊपर चला गया हो। ठीक है, तो वही अपन को समझना है। ठीक है, चलिए, तो कॉजेज़ की अपन बात करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको डिवाइड किया है। 3 तरह के कॉजेज़ यहाँ पे अपन बात करेंगे, अबव द डायफ्राम कॉजेज़, डायफ्रामेटिक कॉजेज़ इटसेल्फ, एंड बिलो द डायफ्रामेटिक कॉजेज़। ठीक है, ऐसा थोड़ा इमेजिन करिए, अबव द डायफ्राम कॉज, अबव क्या है, लंग, मतलब जो लोअर लोब की जो पैथोलॉजी होगी वो यहाँ पे अफेक्ट करेगी। कई बार अपर लोब पैथोलॉजी भी करती है, अपर लोब कोलैप्स हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तो भी ये भी ऊपर की तरफ पुल हो जाता है। ठीक है, डायफ्रामेटिक पीक साइन मैंने इसको बोला था आपको पिछले एक्सरसाइज में, आपने पिछली वीडियोज में आपके देखना, मेरे समझ में आएगा। डायफ्रामेटिक कोज मतलब डायफ्राम की खुद के कुछ कोज हो, और तीसरा बिलो डायफ्राम मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऐसा कुछ हो गया हो जिस कारण से डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो रहा। ठीक है, तो अबव डायफ्राम कोज के अंदर का मतलब हो गया डिक्रीज लंग वॉल्यूम, दिस इज द कॉज। अबव डायफ्राम एक ही कोज होगा, डिक्रीज लंग वॉल्यूम। अब उस डिक्रीज लंग वॉल्यूम के कितने कोज है वो सारे इसके अंदर आएंगे, जैसे कोलैप्स ऑफ द लोअर लोब, ठीक है, सिकेडेशन कोलैप्स ऑफ अपर लोब, उस कारण से भी ऊपर पुलिंग हो जाती है। इसके अलावा लोबेक्टमी, आपका लोअर लोब इसने काट के निकाल दिया, या फिर ये काट के निकाल दिया, तो भी ऊपर की तरफ पुलिंग हो जाएगी। लोबेक्टमी कोई भी हो ऐसा नहीं, हाँ मिडिल लोब बहुत छोटा सा होता है, उसमें लोबेक्टमी हो जाए तो उतना असर नहीं पड़ेगा। न्यूमेनेक्टोमी, लंग ही निकाल दिया पूरा, तो भी डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा।
पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, पल्मोनरी एजनेसिस, लंग ही नहीं है तो भी डायफ्राम आपको ऊपर की तरफ पुल रहेगा और यहाँ पे पूरा वाइट आउट दिखेगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया जो राइट मतलब यूनिलेटरल वाइट आउट के कॉजेज के अंदर पल्मोनरी एजनेसिस, न्यूमेनेक्टोमी, हाइपोप्लेजिया सब आया था, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे डायफ्रामेटिक कॉजेज। डायफ्राम में से क्या कारण हो सकते हैं, इस कारण से डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो डायफ्रामेटिक कॉजेज में मोस्ट कॉमन आएगी नर्व पाल्सी। कौन से नर्व होते हैं डायफ्राम को, फ्रीनिक नर्व। तो फ्रीनिक नर्व की इंजरी हो गई, उस कारण से ऐसा हो सकता है डायफ्राम आपको ऊपर की तरफ चला गया। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। यूजुअली यूनिलेटरल होता है तो एक साइड वाले ऊपर जाएगा और मेनली वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। चलिए दूसरे अपन बात करेंगे डायफ्रामेटिक इवेंट्रेशन। इवेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि या तो कंप्लीट होता है या तो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब ये डायफ्राम आपको दिखेगा तो कुछ पार्ट ऐसे आपको यहाँ पे दिखेगा, ऐसे कि मतलब डायफ्राम की जो पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर कोई स्लिप है वो ऊपर की तरफ है, बाकी स्लिप नीचे की तरफ है। तो आपको अलग अलग लेवल दिखेगा, यहाँ डायफ्राम दिखेगा फिर यहाँ डायफ्राम दिखेगा ऐसे, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट इवेंट्रेशन, ठीक है। या फिर कंप्लीट इवेंट्रेशन मतलब पूरा ही ऊपर चला गया। तो ऐसी कोई इंजरी डायफ्राम पे हो गई, उस कारण से डायफ्राम ही ऐसे कोलैप्स टाइप हो गया, तो उसको अपन इवेंट्रेशन बोलते हैं। आगे मैं इवेंट्रेशन अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिलो द डायफ्राम कॉजेज मतलब डायफ्राम के नीचे की अपन अब बात कर रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम के नीचे की अपन बात, सब पल्मोनरी डिफ्यूजन इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। सब पल्मोनरी डिफ्यूजन के अंदर डायफ्राम नीचे आता है, यानी कि इलेवेट होता है। ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। सब पल्मोनिक डिफ्यूजन के अंदर डायफ्राम नीचे आएगा या फ्लैटनिंग होगी डायफ्राम की, न कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बिलो डायफ्राम कॉजेज के अंदर यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। कॉमनली इट इज बाइलेटरल, यूनिलेटरल भी हो सकता है। तो राइट साइड के अंदर कोज जो लीवर वाले कोज आएंगे, लेफ्ट साइड में कोज मेनली स्प्लीन वाला है, वो कोज यहाँ पे मेनली आएगा। तो यहाँ पे कुछ कोजेज होते हैं जो आपके इलेवेशन के अंदर, यस बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया। फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर जैसे सुपाइन अक्सर पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है तो भी डायफ्राम ऊपर की तरफ, वहाँ पे बाइलेटरली ऊपर की तरफ चले जाएंगे वो, ठीक है। बाइलेटरली ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो वो यूनिलेटरल आपका हो जाएगा, सुपाइन एक्सरे, ठीक है। फिर एक्सपिरेटरी फिल्म, एक्सपिरेटरी फिल्म क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी फिल्म के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि दोनों डायफ्राम ऊपर चले जाएंगे, छोटे छोटे लंग आपको दिखेंगे तो भी एक्सपिरेटरी में आप सोचेंगे ये डायफ्राम ऊपर की तरफ चले गए, इलेवेशन हो गया डायफ्राम का। फिर ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब अब यहाँ पे बिलो द डायफ्रामेटिक कॉज जो ओबेसिटी है, यहाँ पे प्रेगनेंसी है, यहाँ पे उस कारण से दोनों डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं। फिर बात करेंगे अपन पैथोलॉजिकल कॉजेज की। पैथोलॉजिकल कॉजेज में मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकता है। बिलो अबव डायफ्राम कॉज मैंने बताया, डायफ्रामेटिक कॉज मैंने बताया, और अब हम बिलो डायफ्रामेटिक कॉजेज पैथोलॉजिकल कॉजेज के अपन वापस बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपकी एब्डोमिनल ट्यूमर हो गई, स्प्लेनिक एब्सिस हो गया तो यहाँ पे लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, लीवर एब्सिस हो गया तो आपका राइट वाला ऊपर जाएगा, डिस्टेंडेड स्टमक है, कॉलोन है तो बाइलेटरल भी हो सकता है। यूजुअली वो लेफ्ट साइड में कॉलोन होती है तो लेफ्ट साइड वाला एब्डोमेन और स्टमक और कॉलोन डिस्टेंसिंग ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सब डायफ्रामेटिक एब्सिस यूनिलेटरल है, जिस साइड में है वो वाला ऊपर चला जाएगा, राइट में तो राइट वाला, लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला। सूडोसिस्ट ऑफ पैंक्रियाज मतलब लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर चला जाएगा। लीवर मेट्स है या प्राइमरी ट्यूमर ऑफ लीवर है तो राइट वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये सारे कॉजेज हो गए आपके पैथोलॉजिकल कॉजेज, ठीक है। तो इसमें अपन ने बात करी वीडियो में इलेवेशन की, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है कुछ हर्नियास। तो हर्नियास की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलिए तो हर्निया दो तरह के होते हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल के अंदर आपको दो पढ़े होंगे आपने, मोर्गेग्नी हर्निया और बोगडेक हर्निया। तो एक डायग्राम बनाया है। मोर्गेग्नी हर्निया क्या होता है, इसमें एंटेरोमीडियल पैरास्टर्नल डिफेक्ट होता है, एंटेरोमीडियल पैरास्टर्नल डिफेक्ट होता है। तो एंटेरोमीडियल पैरास्टर्नल डिफेक्ट होगा, यहाँ पे आपको ये लंग दिख रहा है, साथ में आपको एक वाइट ओपेसिटी यहाँ पे दिखती है, लेकिन साथ में डायफ्राम का कंटूर चला जाएगा। ये ध्यान रखना, जो ओपेसिटी है वो डायफ्राम से नीचे से राइज होगी तब आपको, और साथ में मीडियस्टम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखिए हार्ड साइड में शिफ्ट हो गया और डायफ्राम के नीचे से ओपोजिट राइट हो गया, डायफ्राम का जो कंटूर है हाफ चला गया। इसको अपन क्या बोला मैंने, ओरिजिनेट बिलो द डायफ्राम। ऐसी बोगडेक हर्निया है, यूनिलेटरल है, राइट साइड में मेनली मोस्ट कॉमन होता है। बोगडेक हर्निया पोस्टीरो लेटरल डिफेक्ट होता है और यहाँ पे मेनली ये इधर लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। लेफ्ट लोअर लोब वाला जो एरिया है वहाँ पे होता है। यहाँ पे मैंने लिखा ओरिजिनेट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लंग लगभग नीचे ही होती है, लेकिन ये क्या है, पोस्टीरियर गटर के अंदर बहुत जगह होती है। तो आपको जो ओपेसिटी है वो यहाँ पे एक तरह से एक फ्लूइड लेवल भी आपको यहाँ पे दिख सकता है, पीछे की तरफ यूजुअली दिखाई देता है। एक होता है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया क्या होता है, जो इसोफेगस का हाइटस है उसके अंदर से ही स्टमक ऊपर आ गया, कंटेंट ऊपर आ गए। यहाँ मैंने क्या लिखा है, रेट्रोकार्डिक ओपेसिटी विद एयर फ्लूइड लेवल। तो हार्ट के जस्ट पीछे एक ओपेसिटी आपको दिखती है, लेकिन यहाँ पे भी ओपेसिटी रह सकती है क्योंकि यहाँ पे डायफ्राम का जो कंटूर वो चला जाएगा और पीछे से एक ओपेसिटी दिखेगी। मीडियस्टम के अंदर ओपेसिटी
डिस्ट्रोकार्डिक आपको दिखेगी, साथ में एक एयर फ्लूइड लेवल भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइटल हर्निया हो गया। इसके अलावा टोमेटिक हर्नियाज भी होते हैं। टोमेटिक हर्निया में आपका हाइटिस भी आता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हर्निया होगा। एट्रोजेनिक जो कभी फिजिशियन सर्जन की जो एट्रोजेनिक होता है वो भी यहाँ पे हर्नियाज में आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और बनता है, वो मैं आपको और बता देता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल ब्लंटिंग। कार्डियोफ्रेनिक एंगल ब्लंटिंग, तो इसके 4-5 आप एग्जांपल आप याद रखिए। सबसे पहला पेरिकार्डियल फैट पैड, जो पेरिकार्डियल जो हार्ट है उसके चारों ओर पेरिकार्डियल फैट पैड होता है, तो वो उसकी साइज़ बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, तो भी यहाँ पे ये ब्लंटिंग हो सकती है। इसके अलावा पेरिकार्डियल सिस्ट, यस पेरिकार्डियल सिस्ट हो कोई यहाँ पे, तो आपको यह कार्डियोफ्रेनिक एंगल चला जाएगा। यूजुअली राइट में, लेफ्ट दोनों कहीं भी हो सकता है। मुर्गिग्नी हर्निया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे होता है राइट साइड में जाता है। लिम्फेडेनोपैथी, यहाँ पे कोई लिम्फ नोड्स है वो स्टैंड से हो सकता है। पेरिकार्डियल फैट नेक्रोसिस से ऐसा हो सकता है। पेरिकार्डियल लाइपोमेटोसिस, इसके अलावा हाइड्रेटेड सिस्ट और राइट मिडिल लोब कोलैप्स। राइट मिडिल लोब कोलैप्स के कारण भी ये बड़ा पार्ट ऊपर चला जाता है, तो आपको ब्लंटिंग यहाँ पे मिल सकती है। हाइड्रेटेड सिस्ट कोई नीचे हो तो भी आपको ऐसा मिल सकता है, ओके।